हेलो 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 तुरुरु तुरुरु के हेलो 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 यस पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और यहां पर हम लोग आज मिले हैं फॉर एडिशनल केसेस, न्यू केसेस, अमेंडमेंट्स, जो भी आप कहना चाहते हैं, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ MCS प्रोफेशनल। आज के लेक्चर के दो उद्देश्य हमारे। पहला उद्देश्य है कि जितने भी एडिशनल केसेस आए हैं फॉर जून 2023 उन सबको हम लोग कंप्लीट कर लें, धुआंधार तरीके से कंप्लीट कर लें। और उसके साथ में इसी सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी ऑल्सो कि कैसे MCS के पेपर को हैंडल करना चाहिए। MCS का पेपर अगर कभी सरप्राइजिंग कुछ पेपर आ गया, अगर पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो हमने नहीं देखे, अगर पेपर के अंदर कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, तो उन सवालों को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब चीजें भी आज ही सेशन के एंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यारों। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आप बच्चों की पढ़ाई बहुत 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 तूफान चल रही है। एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तकरीबन यहां से अगर देखें तो 1.5 महीने के अंदर आपके एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे और अभी फुल कमर कस के पढ़ने का समय है। इस मुकाम पे कभी कभी एक स्टूडेंट को एकदम ऐसा फील आता है अंदर से कि बस हो गया, बस अभी नहीं हुआ है, बस होने में अभी भी 2 महीने की देरी और है। बस इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि आप लोग, जैसे मैं पहले भी बोला हूं आप बच्चों को, आप कोई चीज को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है ना, आप इंटरनेट से कोई चीज को डाउनलोड करो, किसी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोडिंग हुई 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45%, 50%, 65, 75, 85, 95, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99 फेल। बहुत ज्यादा अफसोस होता है। बस वैसी ही कुछ आप लोगों की स्थिति है, इस बात को समझना। अगर कोई व्यक्ति ने मेहनत की ही नहीं है, शुरू से पढ़ा ही नहीं है, वो व्यक्ति एग्जामिनेशन देके फेल हो जाता है, तो अफसोस की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज द पर्सन इज नॉट वर्कड हार्ड। बट आप बच्चे अभी तक मेहनत करके यहां तक आ चुके हो, लेकिन अगर एंड के समय में आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे, अपना जो जील है वो खो दोगे, तो कहीं ना कहीं वो 98, 99 के ऊपर लोडिंग फेल होने की संभावना बन जाती है। तो जो ये अंत का समय होता है, इस अंत के समय पे मचाओ, इतना मचाओ कि भाई दुनिया देखती रह जाए। एंड जैसे कि हमेशा कहते हैं कि जीवन में हर एक चीज का एक काल होता है, एक समय होता है। ये काल पढ़ाई करने का है, ये काल 100% जी जान से पढ़ाई करने का है। एक बार ये समय 2 महीने निकल गए, उसके बाद में काल बदलेगा और जीवन में कुछ और दिशा में मचाने का समय आएगा। ठीक है गुंडो, तो 100% खूब अच्छे से पढ़ो। आज का ये प्यारा सा सेशन होने वाला है ऑन CS प्रोफेशनल एडिशनल केसेस फॉर जून 2023। हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट कुछ केसेस ऐड कर लेती है, तो वो सारे केसेस हमको पढ़ के जाने होते हैं। बहुत सिंपल सा लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। पहला सवाल आता है कि सर इस बार जून में कितने केसेस ऐड हुए। अगर आप देखेंगे बहुत ही कम। सबसे पहले आपको एक समरी देता हूं मैं, जैसे कि समरी ऑफ एडिशनल 7 केसेस। सिर्फ मात्र केवल 7 केसेस हैं जो आपको पढ़ना है और आपके MCS के अमेंडमेंट्स को लेकर चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 7 केसेस में कंपनी लॉ में 1 केस ऐड हुआ है, सिक्योरिटीज लॉ में 1 केस ऐड हुआ है, इंसॉल्वेंसी लॉ में 1-2 केसेस ऐड हुए हैं, कंपटीशन लॉ में 1-2 केस ऐड हुआ है और इंटरप्रिटेशन में 1 केस ऐड हुआ है। इस प्रकार से आपके टोटल 7 केसेस ऐड हुए हैं। तो ये जो नोट्स है बेटा जी, ये नोट्स आपको या तो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहे होंगे, या फिर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे हमेशा आपको नोट्स मिलते हैं। shubhamsuklechar.com पे जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक में CS प्रोफेशनल के अंदर जाएंगे तो आपको MCS दिखेगा, MCS एडिशन 5, MCS एडिशन 4, उसके अंदर MCS एडिशन 4 के अंदर आप बच्चे को नोट्स भी मिल जाएंगे। फर्दर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स मिल जाएंगे, इंस्पायर अकेडमी एंड शुभम सुक्लेचा मेंटरशिप, ये 2 टेलीग्राम चैनल से, दोनों पे आपको नोट्स मस्ती से मिल जाएंगे। चलो बच्चा, यस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। बच्चों की कन्वीनियंस के लिए हमने हमारे रेगुलर नोट्स, सारथी, योद्धा, वर्कबुक, सब चीजें भी पब्लिकली अपलोड कर रखी है, तो आप मस्ती से उनको भी इन सब रिसोर्सेज से, इन सब जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो गुंडे, क्या अब हम लोग आज के सेशन का आगाज करें? चलिए यार, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। चलिए, पहला केस, हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट SARL एंड अदर्स NCLAT। बहुत ही प्यारा सा केस है, हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स का वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ था, फैक्ट्स में जाते हैं। Appeal was preferred against the order passed by NCLT Delhi bench whereby the prayer relating to appointment of CFO has been allowed along with certain direction। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है,
इस पर्टिकुलर केस में एक बहुत ही जबरदस्त झगड़ा हुआ था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज CFO। देखेंगे हम लोग डिसीजन टेक अवे क्या है, ये आपके लिए बहुत अहम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आप बच्चे के लिए। प्राइवेट कंपनीज कवर्ड बाय सेक्शन 184, 189, 203 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CFO, कि कभी भी अगर एक प्राइवेट कंपनी CFO को अपॉइंट करना चाह रही है तो उसको फिर भी 184, 189, 203 को कंप्लाई करना होगा। अगर इस केस को मैं 10 सेकंड में पढ़ाने की कोशिश करूं तो सिंपल लीगल इशू ये बनेगा कि अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको CFO को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको CFO को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिर भी CFO को अपॉइंट करना चाहती है, तो क्या उसे 203, 184, 189 को कंप्लाई करने की जरूरत है क्या? एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर CFO अपॉइंट करना जरूरी तो नहीं है, बट फिर भी अगर वो अपॉइंट करना चाहती है तो क्या ये एलिजिबिलिटी जो 203 वगैरह में दे रखी है ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है क्या? इस केस में ये हेल्ड किया गया था यस, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट यस, अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर CFO को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो अपॉइंट करना चाह रही है, तो भी उसको 203 को कंप्लाई करना होगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पे मैंडेटरी तो है ही नहीं तो हम किसी को भी अपॉइंट करेंगे, 203 जो कंप्लाई नहीं कर रहा है उसको भी अपॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन लॉ ने इस केस के अंदर बोला, इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला, इस केस के अंदर जजमेंट आया दैट अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट CFO, स्टिल दे आर अपॉइंटिंग CFO वॉलंटरली, फिर भी स्टिल दे हैव टू कंप्लाई विद 203। चलो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं केस के, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, पहला ही केस है ना, थोड़ा सा खोद देते हैं इसको। NCLT held that Section 6 of Companies Act provides that provision of this act shall override anything to the contrary contained in MOA, AOA of the company। ठीक है साहब, सेक्शन 6 कहता है कि कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा है वो MOA, AOA को ओवरराइड कर देगा। ठीक है सर। The impugned order fails to interpret the import of Article 140 of AOA in its true letter and spirit and takes the first two suggested names as being valid nomination which were rejected by appellants, and as the result directs that the third suggested candidate, namely Mr. Bipin Kabra, should be appointed as CFO of R2 company। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 100% फोकस यहाँ पे, सब कुछ समझ में आएगा। इस कंपनी का, इस केस का एक्चुअल फैक्ट्स क्या है डिटेल में बताता हूं। मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, कुछ रतन फाइनेंस नाम की कंपनी थी एक्चुअल, हम अभी गूगल करके देखेंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के अंदर एक शेयर होल्डर है रोज इन्वेस्टमेंट। रोज इन्वेस्टमेंट तकरीबन 50% शेयर्स होल्ड करते हैं और उनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर यही है। सर 50% पे मेजॉरिटी कैसे, मतलब सबसे ज्यादा शेयर्स जो हैं वो रोज इन्वेस्टमेंट के पास ही हैं ऐसा। रिमेनिंग जो है शेयर्स वो हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स और कुछ लोग मिलके, तो बाकी लोगों के पास हो गए रिमेनिंग 50% शेयर्स। तो 50% शेयर्स हैं अकेले रोज इन्वेस्टमेंट के पास और 50% शेयर्स हैं हैमलिन ट्रस्ट और दूसरे शेयर होल्डर्स के पास। बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड की दो शेयर होल्डिंग्स हो गई, दो मतलब रोज इन्वेस्टमेंट एक, हैमलिन ट्रस्ट एक और अदर्स में बहुत सारे लोग हैं, तो 50% रोज के पास ही है। यहां पर इनका ऐसा एक अग्रीमेंट है दैट रोज इन्वेस्टमेंट हैज द राइट कि रोज इन्वेस्टमेंट अपॉइंट करेगा एक्स लिमिटेड के CFO को। रोज इन्वेस्टमेंट विल अपॉइंट, एंड दिस एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, तो मैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड लिखता हूं। इसका एक्चुअल नाम भी अभी आपको बताऊंगा, बट अभी आप भटक ना जाएं, हम मेन लीगल इश्यू पे बने रहें। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रोज इन्वेस्टमेंट थ्रू एन अग्रीमेंट had the power to appoint CFO, ठीक है। But the agreement also gives Hamlin Trust and others the right to reject two nomination। मतलब समझना अच्छे से, रोज इन्वेस्टमेंट के पास ये राइट है कि वो CFO को नॉमिनेट करेंगे जो अपॉइंट होना चाहिए, एंड हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स दूसरे शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो दो नॉमिनेशंस को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि रोज इन्वेस्टमेंट ने कहा मिस्टर ए बनेगा CFO, ये अदर शेयर होल्डर्स हैमलिन वगैरह कैसे, नहीं मिस्टर ए तो नहीं बनेगा। रोज इन्वेस्टमेंट कहते हैं मिस्टर बी बनेगा CFO, हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स कह सकते हैं नहीं मिस्टर बी तो नहीं बनेगा। फिर रोज इन्वेस्टमेंट अगर कहते हैं मिस्टर सी बनेगा तो सी तो बनेगा ही बनेगा। हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स के पास ये राइट है कि वो दो बार रोज इन्वेस्टमेंट के नॉमिनेट किए हुए CFO को, दो नामों को रिजेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये फैक्ट समझ में आ रहे हैं।
मस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे बिल्कुल होता है ऐसा। बाय एन अग्रीमेंट यू कैन कीप सच क्लॉज दैट दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर विल हैव अ राइट टू अपॉइंट सीएफओ एंड द अदर शेयर होल्डर्स विल हैव अ राइट टू रिजेक्ट 2 नॉमिनेशंस। इस प्रकार का यहां पे प्रोविजन था। ओके, सो यहां पे हुआ ऐसा दैट रोज इन्वेस्टमेंट ने एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया, ठीक है, उसको हैमलिन ट्रस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रोज इन्वेस्टमेंट ने दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट किया, हैमलिन इन्वेस्टमेंट्स ने, हैमलिन ट्रस्ट ने और अदर्स ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब रोज इन्वेस्टमेंट का जो तीसरा व्यक्ति आया उसका नाम है बिपिन काबरा, और ये जो बिपिन काबरा है इसके अपॉइंटमेंट को अब हैमलिन ट्रस्ट मना नहीं कर पा रही है बिकॉज उनके पास काइंड ऑफ 2 वीटो थे, 2 बार वो कैंसिल कर सकते थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये तीसरे को सीएफओ बनाया जा रहा है। तभी हैमलिन ट्रस्ट एक नया आर्ग्यूमेंट लेकर आए कि सुनो ना सुनो, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो, इधर आओ। हैमलिन ट्रस्ट से नजर ये आर्ग्यूमेंट लेकर आए कि आप जिस व्यक्ति को सीएफओ अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड पर्सन बिपिन काबरा, दिस पर्सन is not eligible, that this person is not eligible under section 203, कि 203 में वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज सीएफओ। ये तीसरे व्यक्ति के लिए बाकी शेयर होल्डर्स ग्राउंड लेकर आए और यहां पर एक लीगल इशू बना, बहुत ही अहम लीगल इशू बना। यहां पर लीगल इशू ये बना, वेदर a private company which is not required to appoint, whether a private company which is not required to appoint a CFO, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको सीएफओ अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है, if decides to appoint a CFO, अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको सीएफओ अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि सीएफओ को अपॉइंट करना है, is required to comply with 203 or not। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको सीएफओ अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है फिर भी वो सीएफओ को अपॉइंट कर रहे हैं, क्या उनको 203 कंप्लाई करने की आवश्यकता है या नहीं, दैट इज द लीगल इश्यू। और इस लीगल इश्यू का सुंदर सा जवाब दिया है, प्राइवेट कंपनी इज कवर्ड बाय 184, 189 एंड 203 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ, उनको 203 कंप्लाई करना होगा। और इसी के साथ आप बच्चों का पहला केस खत्म हो गया। तो अगर पहले केस को मुझे आपको 10 सेकंड में पढ़ाना होता तो इतना सही बताना है मुझको कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है उसको सीएफओ अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है लेकिन वो वॉलंटरीली अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या उनको फिर भी 203 कंप्लाई करना पड़ेगा क्या? लॉ सेज, जजमेंट सेज, दिस ऑर्डर ऑफ कोर्ट सेज यस, कंप्लाई करना होगा। जी हां, कंप्लाई करना होगा। आर वी अंडरस्टैंड? चलो, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट, इसको लेके कोर्ट का एक और रीसेंट जजमेंट भी आया है बट वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। इधर आ जाओ। सेबी का नया लोगो आया होगा, देखा होगा आई थिंक आपने न्यूज वगैरह में, बट ठीक है हम लोग आते हैं। हैमलिन ट्रस्ट वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट। यस, कंपनी का नाम है रतन इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के नाम से आपको कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कंपनी का नाम है, ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड जिस कंपनी का पूरा झगड़ा चल रहा था ना, ये कंपनी का एक्चुअल नाम है रतन फाइनेंस, रतन इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, रतन इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और इस केस के अंदर झगड़ा हुआ था इनका कि क्या 203 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी पार्टीज हैं,
यस, 37th पॉइंट को देख रहे हैं हम लोग. वी होल्ड द व्यू दैट द सजेस्टेड कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, कि जिस व्यक्ति को आप सीएफओ बनाना चाह रहे हो वो एलिजिबल होना चाहिए अंडर 203 ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाइल अप्लाइंग आर्टिकल 140 ऑफ एओए. एओए का 140 जो आर्टिकल हम लगा रहे हैं, तो उसको लगाने के कारण आपको ध्यान रखना है ये अग्रीमेंट की हम जो बात करते हैं वो एक्चुअली एओए के अंदर लिखा हुआ था. ठीक है, तो एओए के अंदर उन्होंने लिख के दिया था दैट ये पार्टी के पास राइट है कि वो नॉमिनेट करेगा और द अदर शेयर होल्डर्स हैव अ राइट कि वो दो नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं. बट यहां पे मेन जो लीगल इशू पहुंचा वो ये था कि क्या सीएफओ को 203 कंप्लाई करना पड़ेगा, क्या यहां का करना पड़ेगा. ठीक है, द इंप्यूग्न्ड ऑर्डर इज देयरफॉर सेट असाइड and the parties are directed to take necessary action for appointment of CFO of the company as per Article 140 of AOA while making valid nomination keeping in view section 203. It has to be complied for appointment of CFO and complete the appointment of CFO within a period of 60 days from the date of this order. इस order के दिन से 60 days के अंदर आप एक ऐसा CFO अपॉइंट करो जो 203 को comply करता है. और यही बात यहां पे भी लिखी गई है. पूरा ये जो हमने पढ़ा ना, ये उन्होंने कॉपी पेस्ट यहीं से तो किया है. द इंप्यूग्न्ड ऑर्डर वाज सेट असाइड वगैरह 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 विदिन 60 डेज यू हैव टू अपॉइंट. चलो, केस खत्म हो गया. आपसे क्या अपेक्षा है कि आप ये लीगल इशू जरूर लिख देंगे और इसका आंसर ऊपर डिसीजन में आपको दे रखा है कि प्राइवेट कंपनी को 203 फॉलो करना है. इसके अलावा मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से गूगल करना है इस केस का नाम. पर ध्यान रखना, केस का नाम गूगल करोगे हैमलिन ट्रस्ट वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट, आपको एक ऑर्डर दिखेगा रोज इन्वेस्टमेंट वर्सेस हैमलिन ट्रस्ट. वो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है. कौन सा केस पढ़ना है, हैमलिन ट्रस्ट वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट. और आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, उनको भी एक बार रीड कर लेंगे तो बढ़िया तृप्त हो जाओगे आप. ये केस और अच्छे से दिल में उतरेगा. बट दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज फ्रॉम एग्जाम पर से. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सुपर सॉर्टेड हियर. Whether a private company which is not required to appoint a CFO is deciding to appoint a CFO, whether they have to comply with 203, yes they have to comply with 203. बस चलो, और इसी के साथ में हमारा पहला केस खत्म होता है. 7 cases are there. First is done, 6 more to go. Second case is SEBI versus NSE member association and others, Supreme Court. देखते हैं यहां पे क्या हुआ. The division bench has arrived at a conclusion that in terms of section 12 of SEBI Act 1992, SEBI Act का section 12 याद आ रहा है क्या है? All the intermediaries are registered under section 12 of SEBI Act. याद होगा executive का थोड़ा बहुत. A single registration with SEBI is sufficient even if the stockbroker has various membership and functions from several stock exchange and therefore will have to pay the fees for the initial registration with SEBI and accordingly set aside paragraph 6 of part A of the circular dated 28th March 2002 issued by SEBI. क्या हो रहा है सर यहां पे? यहां पर डिवीजन बेंच का ये ऑर्डर आया है दैट एक सिंगल रजिस्ट्रेशन विद SEBI इज सफिशिएंट, कि एक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर जिसके पास वेरियस मेंबरशिप है और फंक्शन देता है स्टॉक एक्सचेंज को. एक स्टॉक ब्रोकर जो बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन किया वो काफी है. ये ऑर्डर दिया डिवीजन बेंच ने, समझना. एंड अकॉर्डिंगली सेट असाइड पैरा दिस ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ पार्ट ए, वहां पे जो दे रखा है उसको सेट असाइड करते हैं. अपील वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर. इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में. व्हाट हैज बीन हेल्ड एज पर सेक्शन 12, the stockbroker has to obtain a certificate of registration from SEBI for each of the stock exchange where he operates and at the same time has to pay ad valorem fees prescribed. हम पढ़ेंगे रीजन भी, बट हमें यही हमारे इशू का सोल्यूशन मिल चुका है कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे ब्रोकर की सर्विसेज दे रहा है, मल्टीपल फैसिलिटीज दे रहा है, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा. उसको हर स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन लेना होगा और साथ में उसको एड वेलोरम फीस भी देनी होगी. एड वेलोरम फीस और नॉर्मल फीस में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल फीस फ्लैट होती है, एड वेलोरम आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो यहां पे वापस एक बार टेक अवे रीड करेंगे. बस ये टेक अवे है जो दिल में उतर जाना चाहिए. As per section 12, the stockbroker has to obtain a certificate of registration from SEBI for each of the stock exchange where he operates, and at the same time he has to pay ad valorem fees prescribed. एक व्यक्ति को
हर स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन दे दो, रजिस्ट्रेशन दे दो, रजिस्ट्रेशन दे दो, रजिस्ट्रेशन दे दो। हर स्टॉक एक्सचेंज से एक स्टॉक ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पे भी वो ऑपरेट कर रहा है और उसको एड वैलोरम फीस देनी है। ये टेक अवे हो चुका है, इशू खत्म हो चुका है। अब हम रीड कर लेते हैं उनका रीजनिंग। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हाई कोर्ट appears to be influenced by the expression a certificate of registration। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया ना कि उसको बार बार रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, वो शायद कंफ्यूज हो गए हैं बिकॉज लॉ में लिखा है अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन referred to under section 12 of the act, but has failed to notice that the expression a certificate is not in reference to any number, and it can be considered that the word in the singular shall include plural as well, and has failed to notice that certificate of registration has to be obtained from SEBI in accordance with the regulation framed in exercise of power under section 30 of act। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट ने जब कहा ना कि उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है और उससे वो मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में मल्टीपल फैसिलिटीज दे पाएगा, वहां पर हाई कोर्ट को लगता है क्योंकि लॉ में लिखा है अ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के आगे ए लिखा हुआ है, तो उससे उनको लग रहा है कि सिंगुलर सर्टिफिकेट से भी पूरा काम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अ सर्टिफिकेट कैन बी रेड एज प्लूरल ऑल्सो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हमारे भारत में बहुत प्यारे जजेस हैं, लॉ मेकर्स और भी प्यारे हैं। कभी कभी एकदम वो आते हैं कि मे विल बी रेड एज शैल, शैल विल बी रेड एज मे, नाचो वहां पे। तो यार भाई अगर आपको मे हैज टू बी रेड एज शैल तो वहां पे शैल ही लिख दो ना। लेकिन फिर भी तो लॉ मेकर्स कभी कभी वहां पे मे लिख देते हैं और फिर कहा जाता है इट हैज टू बी रेड एज शैल, कहीं कहीं पे शैल लिख देते हैं और वहां कहा जाता है इट हैज टू बी रेड एज मे। इस प्रकार के प्रोविजंस होते हैं। तो यहां पे जब अ सिंगल रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, इसका ये मतलब नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बता रहा है, उसका ये मतलब नहीं होता कि एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, इसके अंदर प्लूरल रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं। ओके। Further, while interpreting the statutory provision, the court is always supposed to keep in mind the object or purpose for which the statute has been enacted। आपको मेनली देखना है कि किस पर्पस को ध्यान में रखते हुए वो स्टैट्यूट बनाया था। Thus, in our considered view, the conjoint reading of expression or certificate is referred in section 12(1) of the Act, read with scheme of rules 1992 and regulation 1992, leads to an inevitable conclusion that the stockbroker not only has to obtain a certificate of registration from SEBI for each of the stock exchange where he operates, at the same time has to pay ad valorem fees prescribed in terms of Part 2 Annex to Regulation 10 of Regulation 1992 in reference to of each certificate of registration from SEBI in terms of computation prescribed under circular dated this, and fees is to be paid as guiding principle by stockbroker which is in conformity with the scheme। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोली। इनका इतना सा कहना है कि सुनो, एक स्टॉक ब्रोकर अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज दे रहा है और मल्टीपल फैसिलिटीज दे रहा है, सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा, उसको ईच स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। देखो, सबसे पहले सेबी से तो रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, उसके बाद में ईच स्टॉक एक्सचेंज से भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और वहां पर उसको पे करना होगा एड वैलोरम फीस। तो लीगल इशू ये आया है कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे काम कर रहा है तो क्या सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा? द आंसर इज नो। उसको ईच स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन लेना होगा और वहां पे उसको पे करना होगा एड वैलोरम फीस। खत्म हो गया गुंडो। बहुत सुंदर बात क्या एमसीएस की, एमसीएस में अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता स्कोर करने से। पहली चीज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जब केस को अपन पढ़ते हैं तब उस केस को इतना खोद के पढ़ना है कि उस केस के फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाए और टेक अवे तो याद ही हो जाए उस टाइम पे। दूसरी चीज बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस, उसका मुझे चिंता नहीं है क्योंकि आपने बैच के दौरान 150 क्वेश्चंस लिख चुके हो आप ऑलरेडी। तो आई थिंक राइटिंग प्रैक्टिस आपकी जरूरत ज्यादा हो चुकी है। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना शुरू कर दोगे और वो भी टाइम बाउंड फैशन में, उसका हमें टेंशन नहीं है, हमने टाइमर लगा के राइटिंग प्रैक्टिस की। तो भाई सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद में दूसरी चीज आती है राइटिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल ठीक है, और तीसरी चीज आती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अच्छे से मल्टीपल रिवीजन भी करने होते हैं, उसकी भी चिंता नहीं, बिकॉज आप बच्चों को क्विक रिवीजन दे रखें तो आप सारे सिलेबस का बहुत बार बार अच्छे से रिवीजन भी कर पा रहे हैं। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिवीजन डन है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से डन है। अब बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के दौरान पैनिक नहीं होना है।
हर वो स्टूडेंट फोड़ के आएगा एमसीएस में जो एग्जामिनेशन के दौरान बस एक बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड को फॉलो कर पा रहा है, उसने अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है, बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, राइटिंग प्रैक्टिस बॉम्बार्डिंग तरीके से की है और प्रेजेंस ऑफ माइंड से एग्जाम में बैठा है, वो फोड़ देगा। एग्जाम के 3 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम आप सोचने में, आंसर ढूंढने में नहीं कर सकते। ओपन बुक पेपर में आपको 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फॉर फ्यू सेकेंड्स अच्छे से क्वेश्चन को समझो एंड देन आंसर लिखने पर टाइम दो। आप अगर सोचो कि मैं 10-10 मिनट बैठूंगा क्वेश्चंस के साथ में आराम से सोचूंगा, एमसीएस में वैसे आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। एंड में बात करेंगे स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, बट आप मचा दोगे। बस एक चीज और ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्जाम में पैनिक नहीं करना है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, दैट हैज टू बी योर फोकस। 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आओगे, आप 100% फोड़ कर आ रहे हो। चलिए एंड में डिटेल में बात करेंगे किस कैसे अटेम्प्ट भी करना है। और रिस्क के साथ में वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड केस। 7 केसेस हैं, 2 हो चुके हैं, 5 मोर टू गो। नेक्स्ट केसेस, सुंदरेश भट्ट, लिक्विडेटर ऑफ एबीजी शिपयार्ड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बहुत इजी सा केस है। थर्ड केस में आ चुके हैं। अब हम इंसॉल्वेंसी लॉ में एंटर कर चुके हैं। एक केस हो चुका है कंपनी लॉ का, एक केस हो चुका है सिक्योरिटीज लॉ का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी लॉ। ब्रीफ फैक्ट्स, इश्यूज कुछ नहीं थे। स्टेजेस ऑफ सीआईआरपी एंड सेकेंड इज इंटरप्ले बिटवीन आईबीसी एंड कस्टम। बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ाना ही नहीं है। एक डायग्राम है जो आपके दिलो दिमाग में बैठा होगा, डुग डुग डुग, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। कभी भी आईबीसी को आप किसी के भी साथ भिड़ा दो, ऑलवेज आईबीसी विंस। और ये हमने इतनी बार पढ़ा है हमारे रेगुलर एक्सेस के दौरान कि आपके दिमाग में ये बात 100% बैठी हुई होगी, मुझे कोई डाउट भी नहीं है। तो यहां पर आईबीसी की लड़ाई की इन्होंने कस्टम्स के साथ। तो बिना पढ़े मैं कह सकता हूं कि टेक अवे में क्या लाइन लिखी होगी, दैट आईबीसी ओवरराइड्स कस्टम्स एक्ट। आईबीसी को आप किसी के साथ भी भिड़ा दो, हमेशा आईबीसी ओवरराइड कर जाता है। तो इस केस के अंदर 2 इश्यूज थे। पहला, विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस ऑफ सीआईआरपी, वहां पे कोई टेक अवे नहीं है, लीगल इशू नहीं है, वो हम देखेंगे जरूर। लेकिन उसके अलावा मेन जो लीगल इशू है कि अगर आईबीसी और कस्टम्स एक्ट में डिशुम हो जाता है तो हु विल विन, क्या ओवरराइड करेगा? आईबीसी ओवरराइड्स कस्टम्स एक्ट। इजी पीजी। चलो, रीजन, स्टेजेस ऑफ सीआईआरपी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया inter alia observed various stages involved in corporate insolvency process in India। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि बहुत सारी स्टेजेस हैं जो सीआरपी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे कुछ बस खत्म, कोई है ही नहीं टेक अवे, कुछ नहीं, कि बस यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया देयर आर वेरियस स्टेजेस इन सीआरपी। इसको लेके कोई लीगल इशू नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान दूसरे पॉइंट पर रहना चाहिए, आईबीसी और कस्टम्स पे। देखो क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट इंटर एलिया ऑब्जर्व दैट Customs and IBC act in their own spheres, ठीक है। In case of any conflict, IBC overrides the Customs Act. The Custom Act and IBC can be read in a harmonious manner, wherein authorities under the Custom Act have a limited jurisdiction to determine the quantum of operational debt। यहां पे क्या कह रहे हैं कि वो हार्मोनियसली कोशिश करें। देखो, कभी भी झगड़े के बिना अगर प्रेम से काम हो सकता है तो प्रेम से ही करेंगे ना। तो पहली कोशिश रहेगी कि आईबीसी के अंदर और आईबीसी और कस्टम्स, इसमें झगड़ा हो ही ना, और ये प्रेम से ही काम कर लें। तो ये हार्मोनियस तरीके से काम करेंगे, जहां पे आईबीसी पूरा काम करेगा और कस्टम्स सिर्फ एक काम करेगा कि वो ऑपरेशनल डेट को डिटरमिन कर देगा। कस्टम्स का कोई पैसा बाकी होगा ना कंपनी से, तो कस्टम बस ऑपरेशनल डेट को डिटरमिन करने का काम करेगा, बाकी पूरे प्रोविजन अप्लाई करेंगे आईबीसी के। In this case, the custom duty, in order to stake claim in terms of regulation section 53 of IBC before the liquidator, however, the respondent does not have the power to execute its claim beyond the ambit of section 53 of IBC। 53 याद है कि नहीं? 53 waterfall, sequence of payment
इस प्रकार से पेमेंट होता है, सबसे पहले इन्हें, फिर इन्हें, फिर इन्हें, फिर इन्हें, फिर इन्हें, जो हमने पढ़ा था उसी की बात हो रही है कि यहां पर कस्टम्स एक्ट कहना चाहता था कि नहीं नहीं, पहले हमारा क्लेम पे होगा, फिर 53 के हिसाब से जाएंगे। तो आईबीसी बोला कि सुनो, जब तक आप हमारे साथ चल रहे हो, हार्मोनियसली चल रहे हो, तब तक कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इफ एट ऑल यू वांट कि आप आईबीसी से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हो, आईबीसी विल ओवरराइड। आईबीसी विल ओवरराइड। तो कस्टम्स एक्ट को कहा गया कि आप ऑपरेशनल डेट डिटरमिन करने का काम कर सकते हो, वहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो करो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सेक्शन 53 के हिसाब से पेमेंट नहीं होगा, उसके पहले कस्टम्स का क्लेम आएगा, तो नहीं, यू कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट आईबीसी। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं आप, तो आईबीसी विल ओवरराइड। तो इस केस में कस्टम को कहा गया कि आपका कस्टम एक्ट अप्लाई नहीं होगा, हमारे हिसाब से 53 के हिसाब से आप जहां पे फिट इन होते हो वहां पर आके आप चुपचाप से खड़े हो जाइए। सो आईबीसी और कस्टम के झगड़े में आईबीसी ओवरराइड्स कस्टम एक्ट। बहुत आसान है। The IBC would prevail over Customs Act to the extent that once moratorium is imposed in terms of section 14 or 33 of IBC, as the case may be, the respondent authority only has a limited jurisdiction to assess or determine the quantum of custom duty and other levies. कि custom act के अंदर आप क्या कर सकते हो, बस कितना पैसा आप मांगते हो कंपनी से, बस ये डिटरमिन कर सकते हो। ऑपरेशनल डेट डिटरमिन कर सकते हो, बस ये आप कर सकते हो एक बार मॉरिटोरियम स्टार्ट होने के बाद। बाकी पूरा आईबीसी देखेगा। The respondent authority does not have the power to initiate recovery of dues by means of sale, confiscation as provided under Custom Act. Custom Act में जो राइट दे रखे हैं, आप सेल कर सकते हो, कॉन्फिस्केट कर सकते हो, मॉरिटोरियम होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो आईबीसी के अगेंस्ट जाते हैं। और आईबीसी सक्सेसफुल सिर्फ तब होगा व्हेन आईबीसी ओवरराइड ऑल अदर प्रोसीजर। मॉरिटोरियम में सब कुछ बंद हो जाएगा। तो कस्टम कहता था कि हम पैसे रिकवरी के लिए अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बट कंपनी के अगेंस्ट सीआरपी चालू हो चुकी है, मॉरिटोरियम लग चुका है, कस्टम अपना प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाएगा, आईबीसी विल ओवरराइड। बहुत से ज्यादा आसान। और इसी सीक्वेंस में आईबीसी का एक और केस, 7 में से 3 हो चुके हैं यारों। चलिए फोकस है। सुमित कुमार गुप्ता इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, formerly resolution professional, Messrs Vallabh Textile Company Limited versus COC of Messrs Vallabh Textile Company Limited। ठीक है बेटा जी। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसका झगड़ा चल रहा है सीओसी से। देखते हैं क्या हुआ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास्ड ऑर्डर बाय विच द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक एफसी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज बीन अलाउड एंड इन द प्लेस ऑफ एप्लेंट another person has been appointed as resolution professional। आपको समझ में आ रहा है। एक सीआरपी चल रही है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगता है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगता है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसे रिप्लेस करना है। उसका सेक्शन दे रखा है आईबीसी में, उन्होंने अप्लाई किया, एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज रिप्लेस्ड। बहुत आसान। लर्नड काउंसिल ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल submitted before NCLT that NCLT passed the impugned order without giving any opportunity of hearing and within issuing any notice to appellant and without issuing any notice to appellant। अभी क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि सर सेक्शन नंबर 27 बात करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रिप्लेसमेंट की। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कभी भी हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देते हैं एनसीएलटी को कि आप चेंज कर दो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो कम से कम आप एक नोटिस तो दीजिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दीजिए करंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। आपने यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी ही नहीं और आपने चेंज कर दिया, ये गलत है। द अपील हैज बीन डिसमिस्ड। टेक अवे आ रहा है। सेक्शन 27 ऑफ आईबीसी डज नॉट कंटेम्पलेट any opportunity of hearing to the resolution professional be given by NCLT before approving the proposal of new resolution professional। हा लीगल इश्यू आ चुका है, टेक अवे आ चुका है, भाग के जाते हैं हम। क्या लीगल इशू है यहां पे? लीगल इशू यह है कि कभी भी अगर सेक्शन 27 ऑफ आईबीसी के अंदर किसी भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज किया जा रहा है तो क्या पिछले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी या नहीं। तो कभी भी अगर हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज कर रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी है क्या? अरे ना कर दिए, अरे बिल्कुल ना कर दिए, कह दिए कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक और टेक अवे लेकर हम भाग जाते हैं यहां से। इसके बाद में पूरा रीजनिंग दे रखा है, ऐसे ही रीड कर लेते हैं एक बार। NCLT observed that section 27 requires COC to forward the name of proposed resolution professional to NCLT and NCLT is required to forward the name of proposed resolution professional to BOD for its confirmation।
कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेक्शन 27 कहता है COC को फॉरवर्ड करना नेम ऑफ प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू NCLT, और NCLT उस प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भेजेगा बोर्ड के पास। यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है, गुंडों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कभी भी अगर आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेंज करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर ये है कि नए जिस व्यक्ति को अपॉइंट करना है आप बताओ NCLT को, NCLT को बताएगा IBBI को, और IBBI कंफर्म करेगा और फिर आप नए व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो। The scheme of 27 does not indicate the resolution professional is to be made party and is to be issued notice before taking decision to appoint another resolution professional. यहां पे अगर आप कभी भी resolution professional को अपॉइंट कर रहे हो, उसके लिए आपको पुराने resolution professional को नोटिस या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं कही गई है सेक्शन 27 में. Looking to the purpose and object of IBC, where timeline is the essential factor to be taken into consideration at all stages, there is no need, no warrant to permit a list to be raised by a resolution professional challenging his replacement. इनका कहना है IBC में टाइम इज द एसेंस, समय बहुत महत्वपूर्ण है. यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. इस कारण से जानबूझ के सेक्शन 27 में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात नहीं कही गई है. The decision taken by COC is a decision by a vote of 66%, and when the decision is by vote of a collective body, the decision is not easily assailable, changeable, and replacement is complete as per the scheme of 27 where the resolution is passed with the requisite 66% voting share. तो बोलो तारा रारा. बहुत easy takeaway गुंडो यहाँ पे. क्या takeaway है, क्या legal issue? The legal issue is where a company is replacing their resolution professional during CIRP under section 27. क्या उन्हें जरूरत है क्या पुराने resolution professional को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की, कि जब भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिमूव किया जा रहा है अंडर सेक्शन 27, तो क्या पुराने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत है क्या? यहां पे दे हैव हेल्ड नहीं. देखो टेक अवे दे रखा है बीच में हमने, सेक्शन 27 ऑफ IBC डज नॉट कंटेम्पलेट any opportunity of hearing to the resolution professional to be given by NCLT before approving the proposal of new resolution professional. Section 27 के अंदर आपको opportunity of being heard देने की कोई आवश्यकता नहीं है. I hope you understanding. Super wonderful. चलो, और इंसॉल्वेंसी लॉ के केसेस भी हो चुके हैं, और 7 में से 4 केस हो चुके हैं, और सिर्फ मात्र केवल 3 केसेस बाकी हैं, और उसमें से भी एक कंपटीशन, अनदर कंपटीशन मतलब उसी का है कंपटीशन, एंड देन कम्स इंटरप्रिटेशन का आपका केस. चलो, ये जो कुछ केसेस हैं वो 2 पेजेस तक हैं, इसलिए घबराना नहीं है. चलो आते हैं. सो द नेक्स्ट केस इज Consumer Unity and Trust Society versus PVR Limited and Inox Leisure Limited. देखते हैं क्या हो रहा है. डरना नहीं है, सर बड़ा है. अरे बड़े से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना. जब इजी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है. फोकस हियर. 4 हो चुके हैं, 3 more to go. Consumer Unity and Trust Society. The informant filed an information under section 19(1) against opposite party alleging contravention of provision of 3(1) of the Act. Competition Act चल रहा है, 3(1) का वायलेशन है, ऐसा इन्फॉर्मेंट का कहना है. एज पर द इन्फॉर्मेंट, द ऑपोजिट पार्टीज OPs हैव एंटर्ड इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट व्हिच आर लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. AAEC, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. हमने बहुत डिटेल में ये सब चीजें देखी रेगुलर बैच में. यहां पर हो क्या रहा है, इन द रेलेवेंट मार्केट फॉर द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स थिएटर्स एंड हाई एंड सिंगल स्क्रीन थिएटर्स इन डिफरेंट सिटीज इन इंडिया. इनका कहना है कि ये जो PVR है और ये जो आइनॉक्स है ये मिले हुए हैं और ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, विच विल कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. कि एक व्यक्ति इन सब में ही तो कंपीट करता है, इन सब में ही कंपेयर करता है प्राइस और फिर मूवी देखने जाता है, लेकिन ये तो मिले हुए हैं. ऐसा एक इंफॉर्मेंट का एलिगेशन है. फर्दर द इंफॉर्मेशन, द OPs announced the transaction whereby OP2 will merge with OP1 and the combined entity will create PVR Inox Limited. इनका कहना है कि PVR और Inox मिल जाएंगे और ये बन जाएगा PVR Inox Limited. This will cause an appreciable adverse impact on competition. The informant has prayed to initiate an investigation against the OP on the aforesaid allegation and accordingly impose penalty on them for entering into proposed transaction. Informant कह रहा है इनको रोक दो. You yourself imagine guys, आज की तारीख में जो भी बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, 90% मेरे हिसाब से आप बच्चे या तो जियो या एयरटेल का सिम यूज करते होंगे, मेजॉरिटी बच्चे. ठीक है, इमेजिन जियो और एयरटेल अगर मर्ज हो गए
क्या होगा सर, प्रॉब्लम क्या है, हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आज आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन योर मोबाइल फोन इज 200-300 रुपीज, दिस कैन बी इंक्रीज टू 1000 रुपीज ऑल्सो। हाँ नहीं सर कैसे? आज अगर जियो और एयरटेल में जियो प्राइस बढ़ाता है तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो एयरटेल में शिफ्ट हो जाए, बिकॉज दीज आर टू गुड सर्विस प्रोवाइडर्स। एयरटेल प्राइस बढ़ाता है तो ऑप्शन है कि जियो में स्विच हो जाए। लेकिन अगर ये दोनों मिल गए और उन्होंने प्राइस 1000 रख दी, आप जाओगे कहां? आर वी अंडरस्टैंडिंग? एंड वील हैव टू पे दैट काइंड ऑफ प्राइस देन। तो अगर कभी भी दो जायंट एक साथ आ जाएंगे तो पूरा कंपटीशन जो है वही खत्म हो जाएगा। ये इस केस में इन्फॉर्मेंट का कहना है। तो इन्फॉर्मेंट का कहना है कि पीवीआर और आइनॉक्स को एक मत होने दो, और ये जो करना चाह रहे हैं ट्रांजैक्शन उसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाओ। It is also prayed that the OP be directed to suitably amend the proposed agreement so as to not to cause appreciable adverse impact on competition, effect on competition in India, and ensure that the combined entity does not abuse its dominant position. कि भैया ये combined entity dominant position का misuse ना करे। Decision: the apprehension of likelihood of appreciable adverse effect on competition by an entity which is yet to take form cannot be a subject matter of inquiry, investigation under section 3 or 4. इनका कहना है कि इन्फॉर्मेंट का कहना है कि ये जब एक हो जाएंगे तब ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन करेंगे। दिस कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई एग्जिस्टिंग तरीके से ये एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन ला रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ये एक प्रपोज ट्रांजैक्शन है, उसमें ये करेंगे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना कठिन है। ये कहा गया इस केस में, अच्छे से समझता है। The CCI in its order inter alia observed that the present case filed by the informant is based on an apprehension, उसके apprehension पे है, that PVR and Inox merger will result in the new entity being the largest player in film exhibition industry. ये informant का कहना है कि एक बार ये मिल गए तो ये largest player हो जाएंगे, ये उसका apprehension है। Further, CCI is of the view that apprehension of likelihood of appreciable adverse effect on competition by an entity which is yet to take form cannot be a subject matter of inquiry, investigation under section 3 or 4 of the act. कि 3 और 4 के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये ग्राउंड नहीं हो सकता। 3 और 4 के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये ग्राउंड नहीं हो सकता कभी भी कि ये एक एप्रीहेंशन है कि ये लोग एक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। इस ग्राउंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। कभी भी दो एंटिटीज मर्ज होने वाले हैं, फिर इनके मर्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा फ्यूचर में, ये इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन अराइजिंग ऑफ कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, नॉट अ लाइक्लीहुड ऑफ कंडक्ट इटसेल्फ। समझना लाइन बहुत अच्छे से। सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, कि अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होने ही वाला है, लाइक्लीहुड है, वहां पर हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। नॉट अ लाइक्लीहुड ऑफ कंडक्ट इटसेल्फ, कोई चीज कंडक्ट होने वाला है उसके कारण अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन आएगा, ये बहुत दूर की बात है। दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज एक्सटेंट which can be undertaken by commission in appropriate cases when legal requirement for such examination were attracted in the first place. ये बहुत far fetched हो जाएगा, ये बहुत ही rare केस के अंदर CCI करेगा। Therefore, the commission is of the view, CCI is of the view that conduct much less of an anti-competitive nature is found to be missing in the present case for an analysis from standpoint of provision 3 or 4 of the act. कि हमें लगता है कि ये जो प्रपोज अभी ट्रांजैक्शन है ये 3 और 4 को तो कहीं भी किसी तरह से वॉयलेट नहीं करता है। पोस्ट फैक्टो इफ एनी मैटर ऑफ अब्यूज कंडक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज ब्रॉड, पर अगर आगे पता चलता है कि पीवी और आइनॉक्स मिलके कोई अब्यूज कर रहे हैं कंपटीशन का, to the notice of commission the same may be examined at that stage in terms of the provision of the act. तब उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। In view of the foregoing, the Competition Commission of India is of the opinion that there exists no prima facie case under the provision of 3 and 4 of the Act, and the information file is directed to be closed. तो यहाँ पे इस केस में क्या देखा, ये केस बहुत हद तक अपने नॉलेज के लिए ही है। ये केस बहुत कठिन है कि किसी और क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, बट यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स मिलके बन रहे हैं एक साथ, और इसके लिए एक इन्फॉर्मेंट का कहना है कि ये एक साथ आ जाएंगे तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन होगा। तो यहां पर सीसीआई बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में अभी बहुत फार फेचड बात है
कि इनका मर्जर होगा, फिर ये एक अकेले जायंट बन जाएंगे और उससे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन आएगा। तो सीसीआई ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा बोला कि ये बहुत फार फेचेड बात हो गई, इस केस में इस ग्राउंड पे हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको इस केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज कोई भी अगर नया केस है, कंपटीशन कमीशन की बहुत प्यारी बात यही है कि कोई भी अगर नया केस आपके सामने आता है कभी एग्जाम में, तो उस केस में उस इंडस्ट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या सेक्शन 3-4 वायलेट हो रहे हैं क्या। यहां पर कहा कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे तो इंक्वायरी नहीं हो सकती है, हो सकता है पीवीआर आइनॉक्स 1 हो जाएंगे, उसके बाद में अगर ये अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन जैसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एट दिस स्टेज इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल, नॉट प्रैक्टिकल, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। पीवीआर आइनॉक्स 1 हो रहे थे, इन्फॉर्मेंट आया ये 1 हो जाएंगे, सबसे बड़े जायंट हो जाएंगे, अब्यूज करेंगे मार्केट को, आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, पेनल्टी लगाओ। सीसीआई बोला कि आपके सिर्फ एप्रीहेंशंस के कारण हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अगर कल को इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, अगर कल को ऐसा लगता है कि ये साथ में मिलके कोई अब्यूज कर रहे हैं, तब उस स्टेज पे हमारा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा। सुपर इजी यारा। अरे यारा सिर्फ 2 केस बाकी हैं और उसके बाद में मैं आपको 7 केस का एक क्विक रिवीजन भी यहां पे करवा दूंगा। ठीक है, क्विक रिवीजन तो हमारे खून में है ना यारो। चलिए, दिस इज केस 6, अनदर केस ऑफ कंपटीशन लॉ, स्वास्तिक रोड कैरियर वर्सेस सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस को लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, सीसीआई। क्या हुआ यहां पे? द इंफॉर्मेंट इज प्राइमरीली अग्रीड बाय द कंडक्ट ऑफ ओपी in disqualifying and rejecting its bid in the first tender on the ground of conflict of interest, and thereafter again providing for disqualification of bidders on conflict of interest basis, and further providing for disqualification or blacklisting for next 3 years in case of breach of such condition। क्या हो रहा है यहाँ पे? Informant aggrieved है by the conduct of OP। जो OP है, opposite parties हैं, उन्होंने ऐसा conduct किया कि उन्होंने disqualify कर दिया है इंफॉर्मेंट के बिड को ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओपी ने बिड्स इनवाइट किए थे किसी चीज के लिए, इंफॉर्मेंट ने बिड सबमिट किए, उन्होंने मेरे बिड को रिजेक्ट कर दिया है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फर्दर आगे मुझे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। अब यहां पे क्या है? The term enabling the OP to disqualify bidders due to conflict of interest does not appear to be unfair or anti-competitive in any manner। तो यहां पे इंफॉर्मेंट गया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे हमारे बिड्स को रिजेक्ट करके हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर 3 इयर्स। ये गलत है, ये अनफेयर है। ये केस गया सीसीआई के पास, सीसीआई ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आप बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं है। कि एक एंटिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे बिड्स को रिजेक्ट कर सकती है, इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं है। ठीक है, रीजनिंग पढ़ लेते हैं। अरे यारों, अगर हम चाहें तो ये जो आप ये लेक्चर देख रहे हो ना इतने लंबे समय तक, अगर हम चाहें तो इस लेक्चर को हम 10 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं। वो हम एंड में करेंगे, पूरे केसेस का रिवीजन इन हार्डली 2-3 मिनट्स। बड़ा मजा आएगा यार। चलो फोकस है। रीजन, द कमीशन हैज perused the conditions provided in NIT dated this and is of the opinion that the term enabling the OP to disqualify bidders due to conflict of interest does not appear to be unfair or anti-competitive। पहले ही पॉइंट में कह दिया कि ये जो कंपनी है, जो ओपी है, ये किसी भी एंटिटी को अगर डिस्क्वालीफाई कर रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ conflict of interest, that does not seem to be unfair, that is fair। The informant itself has enclosed a copy of letter this written by CMD of OP wherein the rationale for such term has been clearly spelled out। तो उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने क्लियरली रीजन दिया है कि आपके बिड्स को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्लियरली रीजन के साथ दिया है। द लेटर क्लियरली स्टेट्स दैट देयर वर वेरियस इंस्टेंसेस wherein warehouses had diverted the customer of CRWC for their own benefit, thereby causing business loss to CRWC and railways as well। CRWC is the OP, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने बहुत पहले देखा है कि जो वेयरहाउस वाले होते हैं ना, वो डाइवर्ट कर देते हैं कस्टमर को, इस कारण से हमारा नुकसान होता है। इसलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम ये बिड एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इन फैक्ट, a cursory search of information available in public domain reveals that such clause conditions are found in the tenders floated by other procurers of service as well।
कि नॉर्मल क्लॉज होता है नॉर्मल बिड्स के अंदर कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो हम आपके बिड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इवन अदरवाइज फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ ओपी it appears that there are several players who are operating in business similar to that of OP, and the bidders who participate in the tender for providing handling services hail from local as well as far off places in the state all India level. In this market construct, OP does not appear to command any market power, and as such the issue of abuse of dominance does not arise. ये बता रहे हैं कि जो सर्विसेज देने की यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, ये सर्विसेज पूरे भारत में लोकल बड़े प्लेयर सब देते हैं, तो डोमिनेंस की तो कोई बात ही नहीं है, तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस भी नहीं हो सकता है. द कमीशन ऑल्सो डीम इट अप्रोप्रिएट टू रीइटरेट दैट अ प्रोक्योरर as a consumer can stipulate certain technical specification condition clause in the tender document as per its requirement, which by themselves cannot be deemed anti-competitive if the same appear to be commercially justifiable. In the light of above, commission finds that no case is made out against the OP in the instant matter. देखो, इस केस के अंदर अगर हम चाहें तो हम डिटेल में जा सकते हैं. स्वास्तिक रोड कैरियर क्या करता है, सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस को कंपनी लिमिटेड क्या करता है. स्वास्तिक ने बिड दिए थे कि हम आपके कैरियर वगैरह का काम करेंगे आपके यहाँ पर, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और हम आपको ये काम नहीं दे सकते. ठीक है, ये मेन समरी है. हम फैक्ट्स के डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिमिलर फैक्ट्स पे, नॉट आइडेंटिकल फैक्ट्स. तो क्या सिमिलर फैक्ट्स पे आएगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम बिड्स लेते हैं, बहुत फोकस करना, दिस इज द क्रक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में बैठना चाहिए. कभी भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बिड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम ये क्लॉज रख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे हम कुछ बिडर्स को रिजेक्ट कर देंगे, इसको आप अनफेयर नहीं बोलेंगे. क्या इंपॉर्टेंट टेक अवे है यहां पे दूसरा एक और पॉइंट आता है, बाद में बात करता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि कोई भी एंटिटी जब बिड्स इनवाइट कर रही है वो कुछ बिडर्स को रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द सोल ग्राउंड. व्हाट इज द सोल ग्राउंड? ऑन द सोल ग्राउंड दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम एंड अस एग्जिस्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पर बिडर्स को रिजेक्ट कर सकते हैं. दिस इज नॉट अनफेयर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, ये टेक अवे है. दूसरी छोटी सी बात है कि इस केस के अंदर जो हमारे CRWC वगैरह हैं, ये कोई डोमिनेंट पोजीशन में भी नहीं है, तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. तो एक ही छोटी सी बात है कि कभी भी अगर बिड्स इनवाइट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे बिड को रिजेक्ट कर सकते हैं. दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट केस. और मैं आपको बताऊं बहुत सुंदर बात, ये लास्ट केस आपको पढ़ना ही नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दे रखा है. हम लोग जरूर देखें अभी, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए. सर तो फिर छोड़ देते हैं ना, अभी एग्जाम सिर पे नहीं. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब फंडिंग, MCS, IBC तो है ही है, बाकी सबके अंदर भी कोई भी टॉपिक छोड़ना तो है ही नहीं. व्हेन आई से जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो इट इज जस्ट कि अभी तक के जितने पेपर्स आए उन ऑर्ड्स के हिसाब से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है. बट सर फिर भी हम पढ़ते क्यों एक एक केस फिर सिलेबस में? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ICSI का कोई भरोसा नहीं है. ICSI कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए वी शुड बी सुपर रेडी. तो एक एक चीज पढ़नी है, पर एक बार इस केस को भी उसी कारण से हम इसको देख लेते हैं. गंधार रॉयल रिफाइनरी लिमिटेड वर्सेस सिटी ऑयल प्राइवेट लिमिटेड NCLAT. अ डिसीजन, इंटरप्रिटेशन का केस है. अ डिसीजन विदाउट रीजन इज लाइक ग्रास विदाउट रूट. कवि को देख रहे हो? अ डिसीजन विदाउट रीजन इज लाइक अ ग्रास विदाउट रूट. द रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड रीजन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. खत्म हो गया, टाटा बाय बाय बाय. अच्छा चलता हूं, बस बाय, जा चुका हूं मैं, खत्म हो गया केस. सर तो फिर 1.5 पेज तक क्या दे रखा है? 1.5 पेज तक इन्होंने ये दे रखा है कि इस केस के अंदर रीजन क्या दिया था. समझना अच्छे से. अगर इस केस को हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि इस केस के अंदर हम रीजन ही नहीं पढ़ते हैं तो जोक हो जाएगा. बुद्धा वंस सेड, नेवर फॉलो एनीथिंग बिकॉज आई एम सेइंग यू टू फॉलो इट. फॉलो इट ओनली इफ यू बिलीव इट. What did Buddha say? Buddha said, do not follow anything merely because I said it. Follow it when you believe in it. People started following this because Buddha said it. थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ सर दिमाग में.
आई होप समझ में आई होगी बात। पॉइंट यही है, ये केस के अंदर कहा ही ये गया है कि हर जजमेंट के साथ में रीजन होना कंपलसरी है। आप जजमेंट दे देंगे विदाउट रीजन तो वो नहीं चलेगा, बस ये खत्म हो गया। और मान लो इसी जजमेंट में रीजन नहीं दिया होता तो क्या हो जाता। तो इस बात का भी इन्होंने रीजन दिया है कि हर एक जजमेंट के साथ में रीजन क्यों देना होता है। ये यहां से यहां तक जो भी चीजें दे रखी है, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक एक एक चीजें दे रखी है, ये सिर्फ मात्र केवल आपको फैक्ट समझाएंगे और ये टेक अवे के लिए कंक्लूजन तक कैसे पहुंच गए ये समझ में आएगा। 100% फोकस करेंगे यहाँ पे। लेट्स रीड इट वंस। ऐसे द ऑनरेबल NCLT set aside the order passed by NCLT in this order. NCLT observed that when judgment is pronounced without reasoning, it is not a judgment in the eyes of law for the reason that the requirement of reasoning either by original court or appellate court is to convey the mind of the judge while deciding such an issue before the tribunal. कि कोई भी कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर देता है साथ में उसको रीजनिंग देनी चाहिए, एक जजमेंट का रीजन देना चाहिए ताकि समझ में आएगा किस मानसिकता से, किस माइंडसेट से जज ने वो ऑर्डर पास किया है। The requirement of recording of reason is only to show that the court has focused concentration on rival contentions and to provide litigant parties an opportunity of understanding the ground upon which the decision is founded. Even if it is an order under the provision of this act, still these basic requirements cannot be ignored by court and tribunal. इनका कहना है, हाँ जी मैम, नहीं सोहम है क्या? ओके, ये देखिए मैम, इससे आप ओपन करके बैठ जाओ। यस, नो प्रॉब्लम मैम। यस गुंडे, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग कहाँ पे थे? यस, हम लोग यहाँ पे थे कि कोई भी कोर्ट होगा तो उस कोर्ट को साथ में रीजनिंग देनी चाहिए। उससे होता क्या है, सामने वाली पार्टी ने जो भी राइवल कंटेंशंस आए उन सब का रिस्पॉन्स आता है कि उनके इस पॉइंट पे हमारा ये जवाब है, इस पॉइंट पे हमारा ये जवाब है और इस कारण से कोर्ट ने रीजन दिया है। तो रीजनिंग विद द जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। In such case, a judge is required to apply his mind and give focused consideration to rival contentions raised by both parties. Courts, tribunals ought to be cautious and only on being satisfied that there is no fact which needs to be proved despite being in admission should proceed to pass judgment through Balraj Taneja and other versus Sunil Madan and others. यही कह रहे हैं यहाँ पे कि कंसिडर्ड व्यू राइवल कंटेंशन को देना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी क्या कह रही है, उसका रिस्पॉन्स देते हुए अगर हम हमारा ऑर्डर पास करते हैं तो तब वहां पे मैसेज अच्छे से कन्वे होता है कि हाँ दिस इज द ऑर्डर और उसकी रीजनिंग ये है। द नीड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इज ग्रेटर इन अ केस वेयर द ऑर्डर इज पास एट द ओरिजिनल स्टेज। अ डिसीजन विदाउट रीजन इज लाइक अ ग्रास विदाउट रूट्स। The requirement to record reason is one of the principles of natural justice as well, and where a statute require recording of reason in support of the order, it must be done by authorities concerned as held by apex court in this case. कि हर जगह जहाँ पे ऑर्डर आएगा वहाँ पे साथ में आपको रीजनिंग देनी होगी। एक लास्ट लाइन, जस्टिस MM Corbett, former Chief Justice of the Supreme Court of South Africa, recommended a basic structure form of judgment or order writing which is follows. इंट्रोडक्शन, कि कोई भी जजमेंट में क्या होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर होता है उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए बता रहे हैं कि हर कोर्ट के ऑर्डर में इंट्रोडक्शन होना चाहिए सेक्शंस का, सेटिंग आउट ऑफ द फैक्ट्स, फिर फैक्ट्स होने चाहिए, लॉ एंड द इशू, लॉ और उसका इशू होना चाहिए। जैसे कि हम क्वेश्चन का आंसर लिखते तो हम देते ना हमारा फैक्ट्स, लीगल इशू, एप्लीकेबल प्रोविजन एंड केस लॉ, कंक्लूजन, ये हमारे आंसर का स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही ये भी बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रोडक्शन, सेटिंग आउट ऑफ फैक्ट्स, लॉ एंड द इशू, अप्लाइंग ऑफ द लॉ टू द फैक्ट्स, डिटर्मिनिंग द रिलीफ इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड फाइनली द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इस प्रकार से आपको पूरा जजमेंट देना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने वापस एक बार गंधार ऑयल रिफाइनरी जो हमने ऊपर केस पढ़ा ना बेटा जी, उसी केस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो लेट्स रीड दिस फटाफट से, क्लास में पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि काम कंप्लीट हो जाएगा। The apex court laid down certain guidelines for writing judgment and order in Joint Commissioner of Income Tax Surat versus Sahili Leasing Industries Limited and they are extracted hereunder। कि इस केस के अंदर उन्होंने बात किया कि एक जजमेंट को कैसे लिखना चाहिए। These guidelines are only illustrative। ये illustrative है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, तो ये जो गाइडलाइंस तो फॉलो करनी है, इसके अलावा दूसरी चीजें भी फॉलो करनी चाहिए। पहला, कभी भी
It should always be kept in mind that nothing should be written in the judgment order which may not be germane to the facts of the case. It should have a correlation with the applicable law. In fact, the ratio decidendi should clearly spell out from the judgment or the order. कि आपने हर वो चीज लिखनी है जो कि रिलेटेड है हमारे केस से, लॉ से, फैक्ट से, अनरिलेटेड चीजें नहीं लिखनी है. कोर्ट के जजमेंट के अंदर मान लीजिए ऐसा हुआ है कि 5 जजेस थे, 3 ने कहा है फेवर में ऑर्डर, 2 ने कहा है अगेंस्ट में ऑर्डर. ये भी आपको क्लियरली लिख के देना है. Next, after preparing the draft, it is necessary to go through the same to find out if anything essential to the mention has escaped discussion. कि आपने अपने जजमेंट का पहले एक बार ड्राफ्ट लिख बनाना चाहिए, उसके बाद में देखना है आपको कि कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं हो गई है, और फिर आपको उसको फाइनल करना है. अगर कोई चीज मिस हो गई तो उसको ऐड कर लेना चाहिए. The ultimate judgment should have sustained chronology, regard being had to the concept that it is readable, continued interest, and one does not feel like parting or leaving it in the midway. To elaborate, it should have flow and perfect sequence of event which should continue to generate interest in the reader. अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी पैरिटी होती है इस दुनिया में. एक व्यक्ति जब ये भी पढ़ रहा है उसका बीच में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है. ये यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि जब आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तब आपको इस प्रकार से जजमेंट लिखना है कि रीडर का बीच में ही मिडवे इंटरेस्ट खत्म होकर वो छोड़ के ना चले जाए. आपको उसका कंटिन्यूस इंटरेस्ट बना के रखना है. इस प्रकार से आपको जजमेंट लिखना है. और वापस पैरिटी वही बात हो गई. यहाँ पे एक व्यक्ति जब ये जजमेंट, ये जो पढ़ रहा है केस, उसको भी पढ़ते पढ़ते बीच में उसका अगर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो क्या सेंस बनता है. और एज ए स्टूडेंट तो आई अंडरस्टैंड कि सर जहां जो चीज आपने कह दी कि ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो वैसे ही हम आधे मन से पढ़ते हैं. और जो बच्चे अभी 1.5 पे लगा रखे हैं, शर्म हया लज्जा थोड़ी सी रखो. Appropriate care should be taken not to load it with all legal knowledge on the subject, as the citation too many judgment creates more confusion rather than clarity. The foremost requirement is that leading judgment should be mentioned, and evaluation that has taken place ever since were pronounced, and thereafter latest judgment in which all the previous judgments have been considered should be mentioned. While writing judgment, psychology of the reader also has to be borne in mind, for the perception on that score is imperative. हमें ये भी ध्यान रखना है कि रीडर की साइकोलॉजी कैसी है. और फर्दर ये कह रहे हैं कि एक केस में अगर आप बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारा लॉ लिख दोगे तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा. तो आपको सिर्फ जो केस लॉ, आप एक जजमेंट लिख रहे हैं उसमें पुराने केसेस का रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड है वही दो, और उनको भी करेक्ट क्रोनोलॉजी में दो कि पहले सिचुएशन ये थी, इन केस लॉस में हेल्ड किया हुआ है, फिर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, इन केस लॉस में हेल्ड किया हुआ है. तो सिर्फ रिक्वायर्ड केस लॉ लिखिए और उसको भी करेक्ट क्रोनोलॉजी में लिखिए. Language should not be rhetoric and should not reflect a contrived effort on the part of the author. आपको बिल्कुल किसी भी तरह से रिटोरिक तरीके से अपने जजमेंट को लिखना नहीं है. It has to be simple, understandable. After arguments are concluded, an endeavor should be made to pronounce the judgment at the earliest, and in any case not beyond a period of 3 months. कोशिश ये करनी है कि आपको जजमेंट 3 महीनों के अंदर देके कंप्लीट कर देना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद. कीपिंग इट पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल टू द लिटिगेंट एंड द सोसाइटी. दोनों पार्टीज ने आर्ग्यूमेंट कर लिया है, फिर आपको जजमेंट तो तुरंत देना है ना, फिर क्या आप रुके हो आराम से कि देंगे. अरे ये एक बहुत गलत मैसेज देता है. इसलिए जैसे ही पूरे आर्ग्यूमेंट हो गए, सारे पार्टीज के, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स हो गए, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने भी बहुत ज्यादा है, बट विद इन 3 मंथ्स आपको अपना जजमेंट दे देना है. It should be avoided to give instances which are likely to cause public agitation or to a particular society. Nothing should be reflected in the same which may hurt the feeling or emotions of any individual or society. आपको अपने जजमेंट में कुछ भी ऐसा लिख के नहीं देना है जिससे कि किसी भी सोसाइटी के एक हिस्से को घात पहुंचे, बुरा लगे. ये सब चीज़ आपको लिख के नहीं देनी है. और यहाँ पे गुंडो आपके हो जाते हैं 7 केसेस कंप्लीट. जैसे ही 7 केसेस कंप्लीट होते हैं, यहां पर आता है क्विक रिवीजन ऑफ 7 केसेस. अब सुना अच्छे से, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. आपने ये वीडियो अभी देख लिया, एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले देख लिया, ये वीडियो आपने देख के कंप्लीट कर लिया, या फिर आप जब भी देख रहे हैं एग्जाम के 2-3 पहले, जब भी आप देख रहे हो. जो बच्चा जून 2023 में एग्जाम दे रहा है वो एग्जाम के 1 महीने पहले देखेगा. कोई दिसंबर 2023 में दे रहा है तो वो पहले भी देख सकता है. ये जो एंड में क्विक रिवीजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडिशनल केसेस का, वो इसलिए कर रहा हूँ, आप अगर अपने पर्टिकुलर एग्जाम के 1 दिन पहले भी देखना चाहें तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिर बस ये एंड में इस क्विक रिवीजन पे आ जाना. मेरे हर एडिशनल केसेस के वीडियो के एंड में क्विक रिवीजन होता है, तो आपने अगर वो केसेस को एक बार अच्छे से समझ लिया है, फिर सिर्फ एक क्विक रिवीजन भी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा. एंड नाउ इट इज द फाइनल क्विक रिवीजन ऑफ द एडिशनल केसेस. यस यारा, कंपनी का पहला केस था हैमलिन ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस रोज इन्वेस्टमेंट. उसमें ये बात हुई कि एक प्राइवेट कंपनी जिसके ऊपर सीएफओ को अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है,
वो अगर सीएफओ को अपॉइंट करना चाहती है तो क्या उसको सेक्शन 203 को कंप्लाई करना होगा? इन दिस केस इट वाज हेल्ड यस, करना होगा। एक प्राइवेट कंपनी जो सीएफओ को अपॉइंट कर रही है, भले ही मैंडेटरी नहीं फिर भी सीएफओ को अपॉइंट कर रही है, उसको 203 को कंप्लाई करना होगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस आता है, एक ब्रोकर अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे सर्विसेज देना चाह रहा है तो क्या वो सिंगल रजिस्ट्रेशन से दे सकता है क्या? इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि नहीं, उसको मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन लेना होगा एंड एक एड वैलोरम फीस भी देनी होगी। दिस वाज द सेकंड केस। थर्ड केस हमारा सुंदरेश भट्ट का केस, इसके अंदर यह हुआ था कि आईबीसी और कस्टम्स में अगर झगड़ा हो गया तो आईबीसी विल प्रिवेल। कस्टम का अपना प्रोविजन है कि हम क्लेम करके पैसा रिकवर करना चाहते हैं, हम 53 के हिसाब से नहीं जाना चाहते, कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार सीआरपी चालू हो गई, मॉनिटोरियम लग गया, कस्टम एक्ट, अब आप रुक जाओ, आप सिर्फ आपका अमाउंट डिटरमिन करके छोड़ दो, बाकी 53 के हिसाब से पेमेंट होगा। तो कस्टम वर्सेस आईबीसी, आईबीसी विल प्रिवेल। नेक्स्ट केस आता है हमारा सुमित कुमार गुप्ता जी का केस। उसके अंदर यह कहा गया था सेक्शन 27 ऑफ आईबीसी, उसके अंदर अगर किसी भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज किया जाता है, अगर किसी भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज किया जाता है तो क्या पुराने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत है क्या? इन दिस केस इट वाज हेल्ड नहीं। अगर कभी भी 27 के अंदर आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज कर रहे हैं तो आपको पुराने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को किसी भी प्रकार का नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज टाइम इज द एसेंस, समय का है ये सब करने का। फिर आता है सीसीआई के अंदर पहला कंज्यूमर यूनिटी का केस, कुछ भी नहीं, यहां पे वो बोल रहे थे कि ये आइनॉक्स पीवीआर एक हो जाएंगे तो उसके बाद में ये अकेले बड़े जायंट हो जाएंगे तो उससे ये एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कंपटीशन करेंगे। यहां पर सीसीआई बोला कि ए करेंगे, होगा, हेगा। इधर बात करो, आपके एप्रीहेंशंस के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं इस स्टेज पे। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब हम ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट आता है यहां पे स्वास्थ्य रोड कैरियर कि यहां पर ऐसा हुआ कि क्या कोई ऐसी कंपनी या एंटिटी जो बिड्स इनवाइट कर रही है, लोगों के बिड्स को रिजेक्ट कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन दिस केस इट वाज हेल्ड यस, कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं लोगों के बिड्स को। और लास्ट आता है हमारा गंधार ऑयल रिफाइनरी का केस कि यार ये जब हम कोर्ट का ऑर्डर देते हैं साथ में रीजन देना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। क्या लिख दिया? ऑर्डर विदाउट रीजन इज लाइक ग्रास विदाउट रूट्स, उड़ जाएंगे ना। तो हर एक कोर्ट के ऑर्डर के साथ में रीजन होना जरूरी है। I hope you guys are able to understand it. It is super easy, I guess. Now, अगर कोई भी एडिशनल केस पे से क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत मस्ती से हैंडल कर पाएंगे, राइट? क्या कर सकते हैं आप? फॉर अ सेकेंड, जस्ट टेक अ नाइस रीडिंग फ्रॉम द इनिशियल समरी ओनली। समरी में एक बार सब केसेस की रीडिंग देख लो हर एक केस समझ में आया है या नहीं। यस यारा, तो आई गेस जो भी एडिशनल केसेस है उसका लोड लेने का नहीं। तो आई थिंक एमसीएस को लेके यू गाइस आर सुपर सॉर्टेड। सारे चैप्टर्स जो हैं, सारे चैप्टर्स डिटेल में, मॉड्यूल का हर एक एक केस हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने 150 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, टाइमर के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। हम लोगों ने आई थिंक हर वो चीज कर ली है जिसकी आपको जरूरत है एग्जामिनेशन के तूफान मार्क्स स्कोर करने के लिए, एग्जाम्शन लाने के लिए। ठीक है बेटा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेंगे ऑन स्ट्रैटेजी दैट हैज टू बी फॉलोड। चलो, ये कुछ चीजों का ध्यान रख लिया ना तो आपको कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है। चलो गुंडे, स्ट्रैटेजी में एमसीएस में फोड़ने के लिए, अजी एमसीएस में अगर आपको फोड़ना है तो बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से समझना, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा जी 40 मार्क्स के लिए, उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी है। उसके लिए जो बेयर मिनिमम आपको करना होता है वो है आपका चैप्टर 6 रीड करना है बहुत अच्छे से। हमने क्लास में मॉड्यूल का पूरा जो चैप्टर 6 है उसको अच्छे से पढ़ के समझ लिया है। आपको क्या करना है ध्यान से बेटा जी, आपको इसका प्रैक्टिस भी करना है। इसके लिए आप बच्चों को वर्कबुक दे रखा है, ठीक है? तो ओपन दी वर्कबुक के अंदर कोई भी एक केस लो, कम से कम एक केस का पूरा लिख के प्रैक्टिस करो। होता यह है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन सबसे पहली बार आ जाता है तो फिर अब हमें आइडिया नहीं लगता है कि इसका क्या करना है। तो अगर आपने थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं तो यू विल बी एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। उन वर्कबुक के क्वेश्चंस का जो आंसर है, मॉडल आंसर है, वो भी आपको ड्राइव लिंक में मिल चुका है। हमारे सारे नोट्स, अगर कोई बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमारे सारे नोट्स, योद्धा, सारथी वर्कबुक, उनके मॉडल आंसर्स, अभ्यास शीट, सब यारों अपलोडेड रहती है। आप मस्ती से उसको देख सकते हैं, आपको पता ही है।
shubhamsaklecha.com, फ्री रिसोर्सेज, फ्री डाउनलोड में जाना है, इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक में जाना है, CS प्रोफेशनल में जाना है, और यहां पर आप MCS एडिशन 4 देखेंगे तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये चीज होगी अच्छे से। ये करना है टू हैव अ वेरी गुड स्टार्ट। जनरली आई डोंट सजेस्ट कि स्टूडेंट पेपर में इस फर्स्ट क्वेश्चन से पेपर को शुरू करें। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो वो है वो सब क्वेश्चन अच्छे से कर लें, फिर आप एंड में इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। ठीक है गुंडे? दूसरी चीज जो आपको 100% करना है ये है 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अगर ये आपने कर लिया, कोई ताकत नहीं है जो आपको एग्जामिनेशन में रोक पाएगा। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा? आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आपको फॉर्मेट प्रैक्टिस करनी होगी बेटा जी। हमारा आंसर लिखने का एक फॉर्मेट है, ठीक है बेटा जी। उसमें आप लोगों ने वैसे भी 150 ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, टाइमर के साथ कर लिए, तो आपको परेशानी कुछ नहीं है, बट फिर भी दिमाग में फॉर्मेट अच्छे से बैठा होना चाहिए। तो एग्जाम के एक दिन पहले भी आप बच्चे 1-2 आंसर्स अपने फॉर्मेट के अंदर लिखो, अपने गिवन फॉर्मेट के अंदर आप 1-2 आंसर जरूर लिखो, ठीक है बच्चे। उस फॉर्मेट में आप चाहो तो नॉर्मली पहला पॉइंट होता है फैक्ट्स एंड क्वेश्चन वर्ड। आप चाहे तो पहला पॉइंट बना दिया फैक्ट्स लिख दिए, दूसरा पॉइंट बना दिया आपने क्वेश्चन इन्वॉल्व, यहां पे क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर तीसरा पॉइंट बना दिया आपने एप्लीकेबल केस लॉ एंड प्रोविजन, और चौथा पॉइंट बना दिया कंक्लूजन। ऐसे आप लिख सकते हैं। फैक्ट्स और क्वेश्चन वर्ड को आप चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो फैक्ट्स का अलग हेड बन जाता है, क्वेश्चन इन्वॉल्व का अलग हेड बन जाता है, फिर एप्लीकेबल केस लॉ एंड प्रोविजन का अलग हेड बन जाता है, एंड कंक्लूजन का अलग हेड। इस तरह से बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो दिलो जहान में बैठ चुका है। एग्जाम के एक दिन पहले भी 1-2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिख के भी देखने का। उससे होता यह है कि हाथ बैठ जाता है, और अगले दिन जब आप सुबह एग्जाम में लिखते हो तो धड़ 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 आपके हाथ से आंसर निकलते हैं। वरना आपको थोड़ा समय लगता है फॉर्मेट को कैसे लिखना है उसको रिकलेक्ट करने में। तो एग्जाम के एक दिन पहले 1-2 क्वेश्चन लिख के भी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में अब सर परीक्षा में अगर कोई ऐसा केस आ गया जो कि मॉड्यूल में दे ही नहीं रखा है तो क्या करेंगे, उस बारे में बात कर लेते हैं कि सर व्हाट इफ सम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कम्स। क्या आ सकता है? देखो बेटा जी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। MCS के अगर मैं इतने साल के पेपर देखूं तो एक बार ऐसा हुआ है जब आपके आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामिनेशन के अंदर। उसमें क्या करना है बहुत अच्छे से समझना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो आपके लिस्ट ऑफ केस लॉज में है ही नहीं, आपके मॉड्यूल में है ही नहीं, तो आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उस क्वेश्चन में आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करना है। देखो वो केस लॉ अगर आपको नहीं पता है तो आपका एक ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए कोई भी चीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने केस पढ़ा कि जब सेक्शन 27 ऑफ IBC के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज किया जाता है तो क्या पुराने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है? इसी प्रकार का एक केस आपके सिलेबस में होगा। मान लेते हैं कि इस केस के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और ये केस आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने जो केस नहीं पढ़ा उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो समझना हमेशा हर एक केस के 2 ही संभावित आंसर हो सकते हैं ना। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, उसके 2 ही संभावित आंसर हो सकते हैं। या तो वहां पे आप आंसर में कंक्लूड करते समय ये लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए पुराने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, या फिर आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना चाहिए। अगर आप केस लॉ पढ़कर गए हैं तो आप लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना चाहिए, ठीक है। व्हाट इफ ये केस लॉ आपने पढ़ा ही नहीं है, ये मॉड्यूल में है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आपको वहां पे अपना एक ओपिनियन बनाना होगा। 50% पॉसिबिलिटी है कि आपका ओपिनियन गलत हो, 50% पॉसिबिलिटी कि अपना ओपिनियन सही हो। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है। फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स लिख देंगे, लीगल इशू इन्वॉल्व, फिर जो लीगल इशू उस क्वेश्चन में बन रहा है वो भी लिख देंगे, फिर एप्लीकेबल प्रोविजन एंड केस लॉ के अंदर एप्लीकेबल प्रोविजन ही लिखेंगे, बिकॉज केस लॉ तो आपको पता ही नहीं है ना। और एप्लीकेबल प्रोविजन में अगर उसका कोई सेक्शन रिकलेक्ट कर पा रहे हो, टॉपिक रिकलेक्ट कर पा रहे हो, प्रोविजन लॉ जो भी रिकलेक्ट कर पा रहे हैं आप वो लिखेंगे, फिर आपके हिसाब से उसका आंसर जो होना चाहिए वो लिख के और कंक्लूजन दे देंगे। 50% पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपने अगर ऑड्स भी सट्टा भी लगाया है, अरे KKR जीतेगा या राजस्थान रॉयल जीतेगा, तो 50% पॉसिबिलिटी तो है कि राजस्थान रॉयल जीतेगा।
आर वी अंडरस्टैंडिंग कि दो ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन के अंदर, एक लीगल इशू के अंदर या तो यस या नो की तरफ आएगा ना, तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए यस या नो लिख देना है। अगर आपका आंसर सही ही हो गया तो बहुत अच्छी संभावना है, यूल गेट गुड मार्क्स। अगर आपका आंसर गलत भी हो गया तो आपका कंक्लूजन गलत हो रहा है, एप्लीकेबल प्रोविजन का कुछ पार्ट गलत हो रहा है, लेकिन आपका लीगल इशू आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया है, कुछ उसके प्रोविजन के बारे में तो आपने लिख लिया है, तो यू विल गेट सम मार्क्स। तो अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बेवकूफी है उसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को रीड करना है, अपना ओपिनियन बनाना है और अपने फॉर्मेट की मदद से उस आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर इसके लिए हम कुछ एडिशनल पढ़ सकते हैं क्या? बेटा जी नहीं पढ़ सकते। आप क्या दुनिया जगत के सारे केसेस पढ़ लेंगे क्या? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप वहां पे कुछ एडिशनल पढ़ पाए और वो एग्जाम में यूजफुल हो। सो व्हाट इज माय सजेशन, आप फोकस करो आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे, अगर आपके पास समय है तो। एमसीएस के अंदर आपने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की को यूज करके उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, एंड ट्रस्ट मी यू विल सेल थ्रू। अरे रैंक वैंक सब फोड़ोगे आप, 100% फोड़ दोगे, बस ये मानसिकता रखनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कमिंग बैक टू द हेड, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना। क्योंकि अगर आपने कभी खुद के जजमेंट से भी 1-2 आंसर लिखे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर गलत हो जाए, तो आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। लास्ट तक भी आपने 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आए हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ, आपने ये सब कर लिया है, एमसीएस में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगा। एंश्योर कि ये सब आप कर रहे हैं, एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड से 100 मार्क्स के ऊपर अटेम्प्ट करके आइए, एंड यू गो टू किल इट। और मैं कह रहा हूं रैंक्स जो हैं वो आपकी कदमों में होगी। ओके तो बेटा जी बस दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। खूब खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं बेटा जी, जस्ट एंश्योर, ये समझाओ अपने आप को, ये काल है आपका पढ़ाई करने का, ये समय है पढ़ाई करने का। दिस इज द टाइम टू गिव इन योर 200%, क्योंकि उसके बाद में जून निकल जाएगा, दिसंबर निकल जाएगा, जो भी अटेम्प्ट है वो खत्म हो जाएगा, एंड देयर आफ्टर वापस यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू अदर थिंग्स इन लाइफ, राइट? So this is not the time for balance, this is the time to give in your 200%. देव मचाओ, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो. Make me proud, make your parents proud, make everyone around proud. Take care of yourself. Bye bye guys. Bye.